एक शायर वैसे शौरी तौर पर समाज में पुलिसमैन ही होता है, लेकिन तजेंद्र को दोहरी जिम्मेवारी मिली है। जो करता है वो कहता भी है, लेकिन उस पर सवार सिस्टम जब चाबुक चलाता है तो उसे अरबी घोड़े की कहानी कहनी पड़ती है। ये पंक्तियां गुलजार साहब ने IPS तजेंद्र सिंह लूथरा के लिए कही हैं। हम आज आपकी मुलाकात तजेंद्र सिंह लूथरा जी से कराएंगे। मौका था उनकी नई किताब एक नया ईश्वर के विमोचन का। तो आइए मिलते हैं कवि तजेंद्र सिंह लूथरा से। तो एक पुलिस ऑफिसर और एक कवि लेखक, तो आपके मुंह से आपकी ज़ुबानी कि एक तरफ जो प्रोफेशन है वो बड़ा कठोर किस्म का प्रोफेशन है, हाई स्ट्रेस, हाई प्रोफाइल, और उसमें अचानक से एक बहुत संवेदना वाली जो कविताएं हैं, जो मैं इस किताब को पढ़ रही थी, एक नया ईश्वर, और इसको पढ़ते हुए मुझे एक चीज़ जो मैंने प्राकथन में आपने लिखा है, मैं उसको पढ़ना चाहूँगी। आपने लिखा है, मेरा मानना है कि कविता को अपना सत्य ढूंढने के लिए कथ्य और तथ्य की आवश्यकता नहीं है। कविता अपना सत्य इमेजरी, इडियम तथा मेटाफर से ढूंढती है। उसको सभी इंद्रियों के मिश्रण, ब्लेंडिंग ऑफ सेंसेस से अपना सत्य बुनना पड़ता है। सिर्फ एक इंद्रिय से कविता की लय, रिदम और ताल आप नहीं बुन सकते। तो इन कविताओं को पढ़ते हुए मुझे लगा, जैसा ब्लर में लिखा है, पढ़ने से ज़्यादा महसूस करने वाली नज़में गुलजार साहब ने लिखा है, तो मुझे यही लगातार महसूस होता रहा। और आपसे मैंने कल बोला भी कि अगर ये मुझे नहीं पता होता कि ये एक पुलिस ऑफिसर की कविताएं हैं, तो मुझे मुश्किल होती बात समझने की, क्यों कविताओं में इतनी संवेदना है, मन के परतों की इतनी जीवंत दुनिया है, और बहुत सारे परत है उसमें, दुनिया, दुख पे आपने एक सीरीज़ ही लिखा है। तो सबसे पहले तो यही पूछना चाहूँगी कि आप तो पुलिस अफसर हैं और आप कवि हैं, लेखक हैं, और ये दो दुनिया में जो आप आवाजाही करते हैं, कितना आसान है, कितना मुश्किल है? हेलो, मुझे इस आवाजाही को करने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई। मुझे लगा ही नहीं कि मैं आवाजाही कर रहा हूँ। मुझे यूँ लगता है कि मैं वही का वही हूँ, बस वही का वही आदमी हूँ। और जब कविता लिखने को बैठता हूँ तो बैठता क्या हूँ, जब कोई भाव आता है तो उसको कैप्चर कर लेता हूँ तो फिर उसका एक फर्स्ट ड्राफ्ट बन जाता है। फिर धीरे धीरे उसको एक फाइनल ड्राफ्ट का रूप दे देता हूँ। और जो बात आपने कही कि एक पुलिस ऑफिसर के बारे में एक जो धारणा बनी हुई है, एक जो प्रेजुडिस है या बायस है, वो ये है कि बड़े कठोर होते हैं या उनका प्रोफेशन ही इस किस्म का है। मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर को विक्टिम्स ऑफ क्राइम के साथ बातचीत करनी पड़ती है, और हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, वो तो विक्टिम ऑफ क्राइम है। और अगर एक पुलिस ऑफिसर के रूप में आप विक्टिम ऑफ क्राइम के साथ बातचीत करना चाहते हैं, उसके मन को जानना चाहते हैं, तो आपको बहुत सारी एम्पैथी चाहिए, बहुत सारा कंपैशन चाहिए। और ये चाहे किसी फॉर्मल ट्रेनिंग में नहीं सिखाया जाता हो, और ये बात दूसरी सर्विसेज पे भी लागू होती है, IAS पर लागू होती है, और भी बहुत सारी सर्विसेज पर लागू होती है, क्योंकि वो पब्लिक से डील करते हैं। और जब आप पब्लिक से डील करते हैं तो पब्लिक आपके पास क्यों आती है? किसी ना किसी का कोई दुख दर्द होता है, वो अपनी दुख को, अपनी पीड़ा को आपके पास लेकर आते हैं, और आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप उस दुख का, उस ग्रीवांस का निवारण करेंगे। तो चाहे अनचाहे आपके पास एम्पैथी और कंपैशन होना चाहिए। हालांकि एम्पैथी और कंपैशन एक स्किल के रूप में भी आप सीख सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी बढ़ाते हैं, अगर आप उसको एक फॉर्मल एजुकेशन के रूप में नहीं भी समझते हैं, नहीं भी सीखते हैं, तो वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपको उस माहौल में रहकर, उस माशरे में रहकर आपको वो एम्पैथी करना आ जाता है, आपको वो कंपैशन विक्टिम ऑफ क्राइम के प्रति करना आ जाता है।
तो इसलिए मुझे कभी लगा नहीं कि पुलिस ऑफिसर होना मेरी संवेदनाओं में कोई बाधा बनता है। और दूसरी बात ये कि अगर मैं देखूं कि एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते, क्योंकि हमने आईपीएस से शुरुआत की तो एक बड़े स्तर से लीडरशिप लेवल पे शुरुआत की, तो जो एक्यूज्ड हैं उनसे हमारा वास्ता बहुत कम पड़ता है। एक्यूज्ड को पकड़ना, उसको इंटरोगेट करना, वो सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, उन लोगों के स्तर का काम है, वो करते हैं और उनको करने में बड़ी परेशानियां भी आती हैं, करना आसान नहीं है, वो उनका भी एक मानव मन है, लेकिन वो उनके जिम्मे आता है, हमारे जिम्मे बहुत कम आता है। हमारे जिम्मे ज़्यादातर आता है कि हम विक्टिम ऑफ क्राइम को सुने और उसका एक सोल्यूशन उसको लेकर दें। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि हमारी जो संवेदनाएं हैं या जो आवाजाही की आपने बात कही कि एक तरफ पुलिस ऑफिसर है, दूसरी तरफ कवि है, तो वो दोनों के बीच में आवाजाही कैसे करता है, तो मुझे इसमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। तो इसी से एक सवाल और पूछती हूँ कि ये दो बहुत मुख्तलिफ दुनिया है क्रिएटिविटी की, और भले ही कोई एम्पैथी आपके अंदर वो तो आ ही रही है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि जो विक्टिम है आप उसके साथ ज़्यादा डील कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये जो इंटरसेक्शन ऑफ टू वर्ल्ड्स वो आपको एक बेहतर एक स्पेस देता है, एक यूनिक स्पेस आपको देता है जहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी और थोड़ा सा उसको एक ऊर्जा मिलती है? बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये दोनों जो डोमेन्स हैं ये एक दूसरे के लिए वर्चुअस साइकिल का काम करते हैं। जब मैं क्रिएटिविटी के डोमेन में होता हूँ तो मुझे वहाँ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो मैं पुलिसिंग में अप्लाई कर सकता हूँ, और जब मैं पुलिसिंग के डोमेन में होता हूँ तो मुझे वहाँ से बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आते हैं जो कभी कभी मेरी कविता में उतर कर आ जाते हैं। तो ये जो दोनों डोमेन्स हैं ये एक वर्चुअस साइकिल का काम करते हैं जो अपने आप में एक फल भी है और प्रतिफल भी है। तो जब आप लिखते हैं तो आपको ऐसा लगता है, जैसे जब आपकी मैं कविताएं पढ़ रही थी और कुछ कविताएं तो इतनी खूबसूरत है, अरबी घोड़ा है या एक कविता है बख्शीश या है ना, वो सब अभी इन्होंने बताया कि आपने अप्लाइड साइकोलॉजी पढ़ा है, तो वो बिल्कुल रिफ्लेक्शन वो दिखता है आपकी कविताओं में। बहुत साइकोलॉजिकल कविताएं हैं, बहुत महसूस करने वाली कविताएं हैं, और छोटी छोटी कविताएं, जैसे वो बख्शीश जो कविता है उसमें आप लिखते हैं कि वो इतना मांगता है और आप उससे ज़्यादा देते हैं। फिर जब वो ज़्यादा मांगता है तो वो जो एक भीतर में एक इंसान की फितरत होती है कि कहीं पे आप एहसान भी करना चाहते हैं आप, लेकिन आपको लगता है कि अल्टीमेटली आप ही छोटे आदमी हैं, वो सामने वाला छोटा नहीं है। तो ये सब जो मन की परतों को जो आप खोलते हैं, या दुख वाली जो सीरीज है आपकी 3, 4, 5 कविताएं हैं दुख के ऊपर, तो ये सब कविताएं जब आप लिख रहे थे तो आपको ऐसा लगता है कि कोई रिकरिंग थीम है जहां आप बार बार लौटना चाहते हैं, या वो विली निली आप चले जाते हैं वहाँ? देखिए, मैंने इस बात का बड़ा प्रयास किया है कि मेरी कविताओं की कोई रेकरिंग थीम ना बने, क्योंकि रेकरिंग थीम बनने से ना जो आपका जो काव्य कर्म है, आपकी जो कविता है, वो एक नैरो बैंड में बंधने लगती है और वो डाइवर्स नहीं हो पाती है। और जैसे ही आप नैरो बैंड में चले जाते हैं, एक खास तरह के विषयों पर आप कविताएं लिखने लगते हैं, तो फिर आपकी वो जो डाइवर्सिटी है, आपका जो कैनवस है, वो बहुत छोटा होने लगता है। इसलिए मैं बहुत ही इस बारे में सजग रहता हूं कि मेरी कविताएं एक विषय में ना बने और वो अलग अलग विषयों पर आधारित हों। एक थीम ऐसी है जिसमें बार बार मुझे लौटना पड़ता है और उस लौटने में मुझे कोई बुराई नहीं लगती है। वो थीम है ह्यूमन रेसिलियंस की। वो मेरी बड़ी फेवरेट थीम है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि इंसान को कोई हरा नहीं सकता, और रेसिलियंस इसी चीज़ का नाम है कि हम इंसान के रूप में, हम मानव के रूप में कभी हारे नहीं। तो कई बार मुझे लगता है कि मैं बार बार वही उसी थीम पर पहुंच जाता हूं, और फिर कई बार मुझे झुंझलाहट भी होती है कि नहीं, ये कविता अच्छी नहीं लिखी गई। लेकिन वो एक थीम है जिसमें मैं बार बार वापस चला जाता हूं, लेकिन मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि वो मेरे दिल के करीब है। ह्यूमन रेसिलियंस मैं मानता हूं कि हम सब लोगों के लिए, पूरी मानव जाति के लिए
एक बहुत बड़ा विषय है और इसी के कारण हम अब तक आगे बढ़कर आए हैं और इसी के कारण हम आगे भी बढ़ेंगे। एक वो कहते हैं ना, टेंडिंग योर इनर गार्डन। तो हम लोग जब लिखते हैं तो बहुत सारा अपने भीतर की दुनिया को नर्चर करने के लिए भी लिखते हैं, वहाँ हम थोड़ा उसको सींचते हैं, संवारते हैं। तो वो मैं आपकी बात समझ रही हूँ। और अभी जब आप लिखते हैं तो एक चीज़, जैसे आपकी ये जो एक कविता है, कौन होगा वो आदमी जिसकी आधी रात की आखिरी ट्रेन छूट गई होगी। अब इन 4 पंक्तियों में एक अजीब किस्म की यर्निंग है, एक लॉस है, थोड़ा सा रहस्य भी है। कौन होगा वो आदमी? एक ऐसी दुनिया है, जैसे कई बार वाकई ट्रेन से, जब हम लोग पहले ट्रेन से चलते थे, सफ़र करते थे और दुनिया बाहर भाग रही है, खास करके रात को, और कोई दूर टिमटिमाता हुआ एक आपको कुछ दिखता है, एक लौ जैसी कोई लपक जाती है और आपके भीतर कुछ रहस्य सा एक चीज़ आता है कि इस दुनिया से हमको क्या जोड़े हुआ है। तो आपकी ये पंक्तियों को पढ़कर मुझे एग्जैक्टली वही फीलिंग हुई। तो ये जब आप लाइन लिख रहे थे, ये पंक्तियों को लिख रहे थे, तो आपके भीतर क्या था? मतलब मैंने एक पाठक के तौर पे उसका अपना एक नैरेटिव बनाया। मैंने जब ये कविता लिखी तो मेरे मन में ये था कि समाज का आखिरी आदमी कौन है जिसकी ट्रेन छूट गई होगी, और वो भी आधी रात की आखिरी ट्रेन, जिसके बाद कोई ट्रेन बची नहीं है। अब उसके बाद वो क्या करेगा? वो बड़ा आदमी तो है नहीं कि जाके किसी होटल में रुक जाएगा, वो वहीं किसी प्लेटफॉर्म की बेंच पर सो जाएगा आधा अधूरा होकर और इंतजार करेगा। तो मेरे मन में ये था कि समाज का वो कौन सा सबसे आखिरी आदमी है जिसकी ट्रेन छूट जाए और वो प्लेटफॉर्म पे क्या करेगा। ट्रेन छूटना ही एक ऐसा इमेज है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, आप तो अंग्रेज़ी, पंजाबी, आई एम अज्यूमिंग कि आप, हाँ, हिंदी, तो आपने कैसे तय किया कि किस भाषा में लिखना है और किस विधा में लिखना है? ये भी इंट्यूटिवली आया या कुछ सायास आपने सोचा? देखिए, इस बारे में तो कोई शक ही नहीं था कि कविता ही लिखनी है, क्योंकि मैं स्टूडेंट लाइफ से कविता ही लिखता आया। वो बात अलग है कि उसको मैंने बड़ी गंभीरता से नहीं लिया और 2008 में जाकर मैंने गंभीरता से कविता को लिखना शुरू किया, जब मुंबई 26/11 हुआ। उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी, मैं आभारी हूँ आपका, या एक आभारी शहीद उसका शीर्षक है। राजेंद्र शर्मा मेरे मित्र हैं यहाँ पर, उन्होंने उस कविता को बहुत आगे बढ़ाया और फिर उसके बाद बहुत सारी कविताएं लिखी गई। वो सुना दीजिए कविता पहले। बिल्कुल बिल्कुल। हम एक अरबी घोड़ा भी सुनेंगे आपसे, तो वो आगे। नहीं, एब्सोल्युटली, दिस इज मोर लाइक अ conversation with friends rather than very formal anything. ये जब 26/11 हुआ मुंबई में, तो उस समय एक पुलिस ऑफिसर के रूप में, एक नागरिक के रूप में मैं बहुत विचलित हुआ। मुझे लगा कि इतने सारे लोग शहीद हो गए हैं, नागरिक शहीद हुए हैं, पुलिसकर्मी हुए हैं, सेना के लोग हुए हैं, और हमारी शहादत के मायने क्या हैं? क्योंकि उस समय शहादत को वो सम्मान नहीं मिल रहा था जो कि हम लोगों को उम्मीद थी। तो उस बात को सोचते सोचते ये कविता हुई। मैं आभारी हूं आपका कि आपने मुझे शहीद मानकर एक सुंदर पत्थर पर मेरा बारीक नाम मेरे साथियों के साथ लिखवा दिया। क्या बात। मैं आभारी हूं आपका कि आपने मुझे शहीद मानकर एक सुंदर पत्थर पर मेरा बारीक नाम मेरे साथियों के साथ लिखवा दिया है, पर मुझे सैल्यूट कर नम आंखों से मेरा बारीक धुंधला नाम पढ़कर मुझे शर्मिंदा न करें। उसे साफ पढ़ने की कोशिश आपकी आंखों में कई परेशान सवाल खड़े कर देगी और उनके जवाबों में पसीना, अचकचाहट, लरसती जबान और झांकती बगलों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप नाहक परेशान ना हो, आप नाहक परेशान ना हो। मेरे सवाल मेरा मकान, मेरी पेंशन और मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं है। मेरे सवाल मेरा मकान, मेरी पेंशन और मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं है। मैं इनके जवाब तो वैसे भी उम्र भर नहीं ढूंढ पाया था, पर इनसे बेखौफ आंखें मिलाकर मैंने जी हल्का कर लिया था। पर इनसे बेखौफ आंखें मिलाकर मैंने जी हल्का कर लिया था। मेरे पास कुछ और सवाल हैं जो मेरे सहमे हुए बच्चों से भी
ज्यादा मासूम, जो मेरे सहमे हुए बच्चों से भी ज्यादा मासूम, कि जैसे ये कौन तय करता है कि मरेगा कौन, क्या बात है। कि जैसे ये कौन तय करता है कि मरेगा कौन और किस कीमत पर, और किस कीमत पर, कौन तय करता है कि बचेगा कौन और उसकी बोली कैसे लगती है, कौन तय करता है कि बचेगा कौन और उसकी बोली कैसे लगती है, किसके हाथों में है कि बचे हुओं को रोज तिल तिल मारा जाए, किसके हाथों में है कि बचे हुओं को रोज तिल तिल मारा जाए, कौन है जो किसी का मरना और किसी का मारना बस दूरबीन लगाकर देखता रहता है, कौन है जो किसी का मरना और किसी का मारना बस दूरबीन लगाकर देखता रहता है, किसने दिया उसे ये किरदार और देकर चुप क्यों है, वाह किसने दिया उसे किरदार और देकर चुप क्यों है, आपकी मोमबत्ती आपके उबाल और संगमरमर पर लिखवाया मेरा बारीक नाम, क्या बात है। आपकी मोमबत्ती और आपके उबाल और संगमरमर पर लिखवाया मेरा बारीक नाम, मैं शत शत आभारी हूं आपका, पर मुझे चाहिए मेरे जवाब, सवाल और भी हैं लेकिन मैं ज्यादा सवाल पूछकर आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता, क्या बात है। क्या बात है। ज्यादा सवाल पूछकर बहुत बढ़िया, शर्मिंदा नहीं करना। बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू। इस कविता को सुनते हुए मुझे एक और ख्याल आया कि थोड़ा आप शायद वो एग्जिस्टेंशियल प्रश्न जो जीवन के होते हैं उस दिशा में भी आपकी कुछ कविताएं मुझे जी जी। दिखती हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस जो हैं और वो उससे जुड़ी हुई जो कविताएं हैं वो हमेशा रहेंगी, क्योंकि हम अपने अस्तित्व से, इस दुनिया के अस्तित्व से इनकार तो नहीं कर सकते। हम हैं इस समाज में, इस दुनिया को जी रहे हैं, तो उससे बहुत सारे प्रश्न उठेंगे और उसमें एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस भी सामने आएंगे। तो कुछ कविताएं हैं, लेकिन मैं फोकस करके नहीं लिखता हूँ कि मुझे उस तरह की कविता लिखनी, क्योंकि आपने जैसे शुरू में ये प्रश्न उठाया कि आपने कहा कि मैंने लिखा कि कविता को ना तो तथ्य चाहिए ना कथ्य चाहिए। उसका कारण ये है क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एक फ्रेंच पोएट थे जॉन कॉकटू, और उनका एक बड़ा फेमस कोट है, द पोएट इज अ लायर हु ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, द पोएट इज अ लायर हु ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ। अब इस बात को कैसे समझा जाए, इसको समझने के लिए एक जर्मन पॉलीमैथ है नोवेलिस, उनका एक कोट है, वो कहते हैं कि पोएट्री हील्स द वुंड्स इन्फ्लिक्टेड बाय रीजन, पोएट्री हील्स द वुंड्स इन्फ्लिक्टेड बाय रीजन, रीजन यानी लॉजिक। अब पोएट्री ना तो रीजन के ऊपर निर्भर है ना लॉजिक के ऊपर निर्भर है। रीजन और लॉजिक को हमने मानव प्रजाति के रूप में सिर्फ 2500 साल पहले सीखा है, जब ग्रीक फिलोसोफर्स ने लॉजिक और रीजन को रिसर्च करके इन्वेंट किया और उसके बाद मैथमेटिक्स आना शुरू हुआ। तो उससे पहले हम डिसीजन रीजन और लॉजिक से तो लेते ही नहीं थे, और अभी भी कहाँ लेते हैं। हमारा जो कॉग्निटिव इवोल्यूशन है वो लगभग 60,000 साल पहले शुरू हो गया था, यानी कि हमारा जो ब्रेन है वो इस लायक बनना शुरू हो गया था 60,000 साल पहले कि उसमें थॉट्स आए, उन थॉट्स के बारे में हम सोचें, और सिर्फ 2500 साल पहले हमारे पास रीजन और लॉजिक आया। तो वो 60,000 साल पहले जो हमारी यात्रा शुरू हुई, तो फिर हम डिसीजन कैसे लेते थे या हम बात कैसे करते थे, भाषा कैसे आई। तो भाषा को आने में तो बहुत समय लगा। सबसे पहले जब कॉग्निटिव इवोल्यूशन हुआ, विचार आए, तो हमको शब्दों की जरूरत पड़ी। तो पहले शब्द आए, कुछ शब्द आए, फिर शब्दों के बाद फ्रेजेस आए, वाक्यांश जिसको हम कहते हैं, और ये जो पूरा वाक्य है ये तो बहुत बाद में आया, क्योंकि भाषा जब पूरी विकसित हो गई कि पूरा वाक्य आप लिखें जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो, वगैरह वगैरह, टेंस भी हो, टेंस पास्ट है, प्रेजेंट है, जिसमें प्रोज लिखा जाता है। तो सबसे पहले कविता इसलिए आई, प्रोज से पहले कविता इसलिए आई क्योंकि कविता को पूरा सेंटेंस चाहिए, कविता को कुछ शब्द चाहिए, कुछ फ्रेजेस चाहिए। तो
इसलिए जो कविता है वो अपने आप में एक अनूठी, एक बड़ी अद्भुत सी जॉनरे है, और इसी वजह से हजारों साल पहले जो हमारे धर्म ग्रंथ लिखे गए और बहुत बड़े बड़े क्लासिक्स लिखे गए, वो सारे कविता के रूप में लिखे गए, वो प्रोज के रूप में नहीं लिखे गए, क्योंकि तब तक हमारी भाषा इतनी समृद्ध नहीं थी, और समृद्ध भी हो गई थी तो भी उन कवियों ने, उन लोगों ने कविता को चुना क्योंकि उनको लगता था कि कविता में ऐसी अद्भुत क्षमता है कि छोटी, मतलब गागर में सागर भर सकते हैं, छोटी बात में बड़ी बात कह सकते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि कविता को ना तो कथ्य चाहिए, ना तथ्य चाहिए, ना उसको फैक्ट चाहिए, ना लैंग्वेज चाहिए, ना रीजन चाहिए, ना लॉजिक चाहिए। ये सब चाहिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। जब आपने किसी कॉर्पोरेट हाउस में जाकर किसी को इम्प्रेस करना है, बहुत बढ़िया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है और 4-5 करोड़ का पैकेज कमाना है, तो आपको वो सब चाहिए। कविता लिखने के लिए रीजन, लॉजिक की आवश्यकता नहीं है। कविता लिखने के लिए आपको चाहिए मेटाफर, कविता लिखने के लिए आपको चाहिए फ्रेजेस, कुछ वर्ड्स। इसीलिए कविता रोज व्याकरण के नियम तोड़ती है। आप देखिए कि कविता का कोई व्याकरण ही नहीं है। किसी ने इस तरह से लिख दिया तो भी ठीक है, किसी ने इस तरह से लिख दिया तो भी ठीक है। तो कविता रोज अपने नए शब्द गढ़ती है, नए फ्रेजेस गढ़ती है, रोज व्याकरण के नियम को तोड़ती है और अपनी सड़क खुद बनाती है। तो इस लिहाज से कविता एक बहुत ही यूनिक जॉनरे है और इसलिए मेरे मन के बड़ी करीब है, तो मैंने इसको चुना। अब बात रही लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में ये है कि पंजाबी मेरी मदर टंग है, बट मैं यूपी में काफ़ी रहा तो व्यवहार की भाषा हिंदी हो गई। फिर मैं अपने हिंदी टीचर का बड़ा फेवरेट हो गया, तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख दिया, तो मैं हिंदी लिटरेचर को बहुत ज़्यादा पढ़ने लगा। तो वहाँ से एक ऐसा सफ़र शुरू हुआ कि मैंने कहा हिंदी में लिखते हैं। और इंग्लिश में पोइट्री, प्रोज लिखना तो बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश में पोइट्री लिखना इंडिया में बड़ा खतरनाक काम है। वो खतरनाक इसलिए है कि आप ये देखिए कि हिंदी, गंभीर हिंदी साहित्य की कविता को, गंभीर पंजाबी की साहित्यिक कविता को ऑडियंस मिलते हैं, कम मिलते हैं। इंग्लिश के पास ऑडियंस कहाँ है, पोइट्री के लिए ऑडियंस कहाँ है? और अगर ऑडियंस है भी तो कोई वाह वाह कहने वाला नहीं है, क्योंकि उस बेचारे को खुद समझ नहीं आ रही है। तो अब आप कविता भी लिखें और सुनाएं भी और कोई वाह वाह भी ना करे तो बड़ा बड़ा क्राइसिस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा भाई इंग्लिश में तो मैं नहीं लिखूंगा। हाँ, उसका मैंने एक ऑल्टरनेटिव निकाला कि ठीक है, अंग्रेजी की ज़मीन पर जाना है तो मैं उसको खुद ट्रांसलेट करता हूँ। और मैंने एक बीड़ा उठाया, मैं उसको अमेरिकन लिटरेरी जर्नल्स में भेजता हूँ, जहाँ छपना बहुत मुश्किल है, बट टचवुड मैं लकी रहा हूँ कि मेरा काफ़ी इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन लिटरेरी जर्नल्स में मेरी जो ट्रांसलेशंस हैं वो छपी हैं। तो ये मेरी यात्रा रही। नहीं, अभी आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि कोई वाह वाह ना करे। मतलब लिखना तो एक बहुत ही सोलो जर्नी है, एक एकाकी यात्रा है, लेकिन जब हम लिखकर अपने तक ही रखें तो फिर वो कहीं किसी ब्लैक होल में गुम हो जाता है। तो हमको चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो उसका रिफ्लेक्शन हो, कोई एक ऐसा वार्म सर्कल बने जहां लोग उस चीज़ को उसी तरीके से रिसीव करें। तो अब इस वाह वाह वाली बात पे आप ये बताइए कि आपका एक आइडियल पाठक कौन है वाह वाह के अलावा? पत्नी को छोड़ के। मतलब मैंने कहा वाह वाह के अलावा। पत्नी तो आज इसलिए आ गई हैं, उनको ये आभास हो गया कि मैं आज कुछ प्रेम कविताएं पढ़ने वाला हूँ। तो इन्होंने कहा कि अच्छा मैं देखती हूँ कौन कौन सी और कहाँ से आपने मतलब तो आइडियल पाठक कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई कविता किसी को पसंद आती है, कोई दूसरी कविता किसी को पसंद आती है। आइडियल पाठक वो हो सकता है जो आपको सच्ची फीडबैक दे दे, खामाखाई की वाह वाह ना करे, सच्ची फीडबैक दे दे, कुछ गाइडेंस भी दे दे। कई बार बहुत प्रबुद्ध पाठक होते हैं, वो थोड़ी बहुत गाइडेंस भी दे देते हैं कि इसमें थोड़ा अगर आप इस तरह से कर लेते तो वो ज़्यादा अच्छा था। तो लेकिन इसमें एक बड़ी मज़े की बात यह है कि कई बार आप समझते हैं मैंने बहुत बढ़िया कविता लिखी है, इसको बहुत सारे पाठक सराहेंगे, बहुत सारे समीक्षक सराहेंगे, पर उसको पाठक और समीक्षक नहीं सराहते हैं, उनको वो कविता उतनी अपील नहीं करती है।
और कई बार ऐसा होता है आपको लगता है मेरी कविता बड़ी औसत दर्जे की है और उसको पाठक और समीक्षक सिर पे उठा लेते हैं, अरे क्या लिख दिया आपने। अब आपको हैरानी होती है कि ऐसा तो इसमें कुछ नहीं था। तो अब ये पाठकों की एक डेमोक्रेसी है, तो आपको उस डेमोक्रेसी का सम्मान करना पड़ता है कि भाई क्या कर सकते हैं। तो ऐसी कोई कविता है जो आप ये सीक्रेट डाइवल्ज करें अपनी इस ऑडियंस के सामने? कि जो ना सराही गई हो, जो उल्टा जिसको लिखकर आपको बहुत मजा नहीं आया पर वो बहुत सराही गई? नहीं, ऐसी कई कविताएं हैं, मतलब जो आपको लगता है कि ऐसी इसमें खास बात नहीं थी लेकिन दूसरों को बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए याद आती है मुझे लगता है कि ये बहुत मिस्टीरियस दुनिया है कि कौन सी चीज किससे कनेक्ट कैसे करती है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। कनेक्ट होने की बात है कि कौन किसको कनेक्ट कर जाए। आप खूब पढ़ते होंगे मुझे लगता है। मैं पढ़ने में ज्यादा यकीन रखता हूँ क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आप अच्छा लिख ही नहीं सकते। और मैं तो, मेरे पास यंग स्टूडेंट्स आते हैं लिटरेचर के कई, तो मैं उनको कहता हूँ कि बेटा अगर एक लिखना है तो कम से कम 10 पढ़ो, क्योंकि जब तक आप बड़े कवियों को, बड़े लेखकों को और सभी भाषाओं के जिसको भी आप पढ़ सकते हैं उसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम नहीं होगा कि सही मायने में क्या लिखा जा रहा है और क्या लिखना चाहिए। क्योंकि हम सबके अंदर ना एक अभिव्यक्ति की एक बेचैनी होती है, उसको हम लोग बाहर निकालना चाहते हैं। तो वो बात तो ठीक है, लेकिन उस अभिव्यक्ति की बेचैनी को हम थोड़ा संभाल के बाहर आने दें, उसको पका कर बाहर आने दें, तब वो बात बनती है। नहीं तो अगर उसको हम एक वॉमिट करना शुरू कर देंगे तो वो बात नहीं बनेगी। तो आपके प्रिय लेखक, प्रिय कवि? मेरे बहुत सारे कवि हैं जो प्रिय हैं मुझे। हिंदी में मुक्तिबोध हैं, अज्ञेय हैं, कुंवर नारायण जी मुझे बहुत प्रिय हैं, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, और भी कई लेखक हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं। पंजाबी में सुरजीत पातर हैं जिनका अभी निधन हो गया, और इंग्लिश में लुई ग्लक हैं, मार्क रोटी हैं, बहुत सारे लेखक हैं जिनको मैं पढ़ता रहता हूँ। तो ये यात्रा चलती रहती है। तो अभी आपका मुझे लगता है टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपका ऑफिस बहुत स्ट्रेसफुल होगा, डेफिनेटली हाई प्रोफाइल जॉब, फिर आप लिख भी रहे हैं, घर परिवार तो है ही है, और आप पढ़ भी रहे हैं। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, कविता लिखने में कोई समय नहीं जाता। क्योंकि कविता जो है आपके पास अनायास आती है, आपको उस भाव को चाहे अनचाहे कैप्चर करना पड़ता है, और जैसे ही आपने कैप्चर किया उसके बाद तो फिर सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट आराम से गाड़ी में चलते चलते कभी भी हो जाता है। तो कविता लिखने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं जाता। और हाँ, ऑफिस के काम में तो बाकी फैमिली को तो टाइम देना ही पड़ता है, वो तो चलता ही है। लेकिन मेरा मानना है कविता लिखने में मुझे नहीं लगता कि मैं कोई एक्स्ट्रा टाइम उसमें डिवोट करता हूँ, कि मैं बैठता हूँ सुबह 1 घंटा 2 घंटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और आजकल तो ये जब से गूगल का ज़माना आया कि जैसे ही आपका फर्स्ट ड्राफ्ट आया या सेकंड ड्राफ्ट आया, आपने अपने गूगल डॉक पे उसको डाल दिया तो वो वहीं का वहीं रह जाता है, अब उसे कोई मिटा नहीं सकता। आप उसको जब चाहे वापस जाकर ठीक कर लें, तो वो सारी सुविधाएं हो गई हैं। नहीं, जैसे हेमिंगवे का सुनते हैं ना कि वो रोज़ सवेरे उठते थे और दिन के काफ़ी बड़े हिस्से तक रोज़ लिखते थे। वो सबका अपना अपना राइटिंग प्रोसेस, वो शायद प्रोज लिखते थे तो उसलिए उनको एक डेडिकेटेड डीप वर्क करने की आवश्यकता थी। लेकिन पोइट्री में आपको जब आप सेकंड थर्ड ड्राफ्ट बनाते हैं तब शायद थोड़ा सा डेडिकेटेड डीप वर्क करना हो, लेकिन जो फर्स्ट भाव होता है, फर्स्ट संवेदना होती है, उसको कैप्चर करने में समय नहीं लगता। हाँ, वो इंट्यूटिवली आता है और आपको नहीं मालूम कि वो कैसे आता है, और आप बस उसको कैप्चर करने की आप में क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद फिर उसके ऊपर समय ज़्यादा नहीं लगता। मतलब कहते हैं ना कि आप जब नहीं भी लिखते होते हैं तब भी लिखते होते हैं, नॉट ऑन पेन एंड पेपर के साथ नहीं, पर वो आपके अंदर कोई प्रक्रिया चलती रहती है। जी। ऐसा कभी हुआ है कि आप ऑफिस में बैठे हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठे हैं, सडनली कुछ फ्लैश आया
हाँ। और लगा कि ओ आई विश आई कुड गेट आउट फ्रॉम द मीटिंग और मैं लिख ही लेता। नहीं, उसमें मीटिंग से उठने की जरूरत नहीं है ना, बहुत वहीं पे सारे लिख- उसके वाया मीडिया है। आपके सारे सीक्रेट्स मैं निकलवा रही हूँ अभी। लोग अगर टेबल के नीचे फोन घुसा के एसएमएसिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएपिंग कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, तो मैं अपनी कविता को कैप्चर तो कर ही सकता हूँ। हाउ टू राइट वाइल वर्किंग। अच्छा, ये बताइए कि अभी जैसे सोशल मीडिया है और बहुत सारे लोग, अभी मुझे लगता है कि हर कोई एक राइटर है जी। और सोशल मीडिया आने के बाद से सबको लगता है कि एडिटर की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट मैगज़ीन की ज़रूरत नहीं है, हम सब लिख सकते हैं, वी आर एडिटिंग आवरसेल्व्स, तो हम लोग सब चीज़ हम ही लोग हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पढ़ने वाले बड़े कम हो गए, लिखने वाले बहुत बढ़ गए हैं, बहुत लोग लिख रहे हैं। हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रही हैं, पर मैं ये मानता हूँ कि पढ़ने वाले कम नहीं हुए हैं, लिखने वाले बेशक ज्यादा हो गए हैं, पढ़ने वाले कम नहीं हुए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने नए पाठक भी तो बनाए हैं ना। सोशल मीडिया ने हजारों लाखों नए पाठक भी बनाए हैं। ऐसे थोड़ी ना है कि आप देखिए, हमारे हिंदी के बहुत सारे कवि हैं जिनकी जो कविता है वो अगर जब वो YouTube पे आती है किसी भी माध्यम से, तो उस पे 20-20 हजार व्यूज हैं। तो 20,000 व्यूज कैसे आ जाते हैं? क्योंकि पाठक हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि सोशल मीडिया ने नए पाठक भी बनाए हैं, नए राइटर्स बनाए हैं, और नए राइटर्स बनने की हमको बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये ना छटनी एक अपने आप होती जाती है। आप अच्छा लिख रहे हैं तो आपको वाहवाही मिलेगी, आप नहीं अच्छा लिख रहे हैं तो आप छट जाएंगे, अपने आप छट जाएंगे। आप बहुत ज्यादा देर तक अपने आप को पुश नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा देर तक अपनी एवरेज किस्म की जो रचनाएं हैं उसको पुश नहीं कर सकते। हाँ, ये बात सही है। सोशल मीडिया में मुझे लगता है कि मीडियोक्रिटी को भी बहुत बढ़ावा दिया हाँ। है और लोगों को लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं। हाँ। तो कई बार वो खुशफहमी भी हो जाती है कि बड़ा बिल्कुल। अच्छा हम लिख रहे हैं, बिल्कुल। तो वो फिल्टरिंग आउट तो हो जाता है डेफिनेटली। अच्छा, आप जैसे लिख रहे हैं तो वो जो मैं भी महसूस करती थी कि हम थोड़ा पेरिफेरी में रह के लिख रहे हैं, एकदम जो एक टिपिकली हिंदी में लिखने वाले लोग हैं उनसे थोड़ा दूर हैं, अलग हैं, पेरिफेरी पे रह के लिख रहे हैं। शायद वो अपने जॉब के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी वजह से। तो ऐसा लगता है कि जो पूरी साहित्य की दुनिया में, जो कि हर जगह होती है, एक किस्म की राजनीति हमेशा होती है, तो थोड़ा पेरिफेरल होके अपने क्रिएटिविटी में लगे रहने से हट जाते हैं हम उस राजनीति से। ऐसा आपको लगता है कि ये बेटर है? शायद आपने बिल्कुल ठीक कहा। राजनीति तो लिटरेचर के डोमेन में हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी, इसको आप विषय नहीं कर सकते। ये लॉबीज बनती रहती हैं, बिखरती रहती हैं, टूटती रहती हैं, फिर बनती रहती हैं, और बहुत सारे लोग फेवरेट्स बन जाते हैं, बहुत सारे लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप अपने रचना कर्म के प्रति सच्चे मन से लगे हुए हैं, आपको लगे रहना चाहिए। सूनर और लेटर आपको जो रिकग्निशन मिलनी है वो मिलके ही रहती है। शुरू में लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कुछ लोग आप पर हंसेंगे भी, कुछ लोग कहेंगे ये क्या लिख दिया, वो क्या लिख दिया, लेकिन धीरे धीरे आप अगर उसमें लगे हुए हैं तो आपको अपनी जो रिकग्निशन है वो मिलती है। तो अभी आप आगे क्या लिखने की योजना आपके मन में है? मेरा एक और संकलन की तैयारी है, उसका नाम है चलो तुम्हें मशीन मान लेते हैं। अच्छा, चलो तुम्हें मशीन मान लेते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ये एक कविता का नाम है। मैंने हमेशा अपने जो संकलन के नाम है वो एक कविता के नाम पर ही रखे हैं। तो ये कविता है जो हो गई, ये भी अचानक हो गई, विचलन से हो गई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो विचलन से उपजी ये कविता है। मैं इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ, इसको सुना देता हूँ। देखिए, ऐसा है, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन के डोमेन में कह लीजिए, फिलॉसफी के डोमेन में कह लीजिए, सोशियोलॉजी के या साइकोलॉजी के डोमेन में कह लीजिए, एक डिबेट लगातार चल रहा है। इवन न्यूरोसाइंस के डोमेन में बड़ी जबरदस्त डिबेट आज भी चल रही है कि हमारे पास फ्री विल है या नहीं है, हमारे पास फ्री विल है या नहीं है। एक तो जो ये कॉन्टिनम, अगर मान ले एक कॉन्टिनम है, उसके एक तरफ तो फ्री विल खड़ी है
और दूसरी तरफ खड़ी है डेस्टिनी, नियति, भाग्य। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सारी दुनिया जो है वो डेस्टिनी से चल रही है, भाग्य से चल रही है, और कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये सारी दुनिया फ्री विल से चल रही है। अच्छा, हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें भी बड़ा दोनों ही तरह की बातें हैं। जैसे भागवत गीता में कर्म योग है, तो कर्म योग तो फ्री विल है कि सब कुछ हम खुद कर सकते हैं। लेकिन रामचरितमानस में आ जाइए तो तुलसीदास कहते हैं कि कोई है वही जो राम रचि राखा, का करी तरक बढ़ाए शाखा। तो मतलब कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये सब धर्म ग्रंथों में भी है। तो ये सारे डोमेन्स में डिबेट चल रही है। और मजे की बात यह है कि साइंस के डोमेन में, न्यूरो साइंस के डोमेन में भी ये डिबेट चल रही है। तो मैं एक प्रोफेसर हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, रॉबर्ट सोपोलस्की, वो न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी के इंटरसेक्शन में काम करते हैं। तो उनको मैवरिक भी कहा जाता है, बट उनका सम्मान भी बहुत है। तो उनका एक आर्टिकल पढ़ रहा था। वो आर्टिकल पढ़ने के बाद मैं इतना ज़्यादा बेचैन हुआ कि फिर ये कविता हो गई। तो इसका नाम मैंने रखा है, चलो तुम्हें मशीन मान लेते हैं। किसी ने मेरे कान में कहा, तुम बस एक कठपुतली हो। किसी ने मेरे कान में कहा, तुम बस एक कठपुतली हो जिसकी डोर खींचता है कोई और जिसका खेल है पूर्व निश्चित। जिसकी डोर खींचता है कोई और जिसका खेल है पूर्व निश्चित। मैंने थोड़ी हैरानी से विरोध किया, नहीं नहीं, मैं मुस्कुराता हूं अपने मन से, रोता हंसता हूं अपने दम से, गले मिलता हूं अपने साथियों से, हम खेलते नाचते हैं सब मिलके। मैंने थोड़ी हैरानी से विरोध किया, नहीं नहीं, मैं मुस्कुराता हूं अपने मन से, रोता हंसता हूं अपने दम से, गले मिलता हूं अपने साथियों से, हम खेलते नाचते हैं सब मिलके। वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हें मालूम नहीं, तुम्हारे दिमाग में बिंधा है एक धागा जिसे हर पल खींचता है कोई और, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, तुम्हें नहीं मालूम, सब है निश्चित, सब है निश्चित। तुम्हारा सिहरना धीरे से छूने से, तुम्हारा सिहरना धीरे से छूने से, गाढ़े प्यार में भर जाना माँ के सीने में छुपने से, गाढ़े प्यार में भर जाना माँ के सीने में छुपने से, और गर्व भरे प्यार में रम जाना पिता के माथा चूमने से, और गर्व भरे प्यार में रम जाना पिता के माथा चूमने से, यह पल पल का रोमांच, खून गर्म करता रोमांच, सब है निश्चित, सब है निश्चित। बहुत बढ़िया। फिर व्यंग से बोला, चूंकि तुम चल फिर सकते हो। फिर व्यंग से बोला, चूंकि तुम चल फिर सकते हो, चलो तुम्हें मशीन मान लेते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। फिर व्यंग से बोला, चूंकि तुम चल फिर सकते हो, चलो तुम्हें मशीन मान लेते हैं, और तुम बोल सुन लेते हो, सोच समझ सकते हो, और जान भी लेते हो अच्छा बुरा, चलो तुम्हें मानव मान लेते हैं। चलो तुम्हें मानव मान लेते हैं, वैसे तुम्हारी डोर, तुम्हारा खेल, सब है निश्चित, सब है निश्चित। बहुत वैसे तुम्हारी डोर, तुम्हारा खेल, सब है निश्चित, सब है निश्चित। मैं उदास हूं आज, क्या मेरी उदासी भी एक डोर से बंधी है? मैं उदास हूं आज, क्या मेरी उदासी भी एक डोर से बंधी है? मैंने समझाया खुद को, नहीं नहीं, मैं नहीं हूं कठपुतली, न मशीन न मानव, न मशीन न मानव, छोटा ही सही मैं हूं विधाता, मैं हूं ब्रह्म। छोटा ही सही मैं हूं विधाता, मैं हूं ब्रह्म। वो फिर हंसकर बोला, तुम्हारा ब्रह्म होना ये भी था निश्चित, ये भी था निश्चित। क्या बात है। वो फिर हंसकर बोला, तुम्हारा ब्रह्म होना ये भी था निश्चित, ये भी था निश्चित। मैं नहीं घबराया, फिर भी कहा, तुम चाहो मानो जो मुझे, मशीन या मानव, ब्रह्म या अधम, मैं नहीं किसी डोर से बंधा, ना किसी खेल से निश्चित। मैं नहीं किसी डोर से बंधा, ना किसी खेल से निश्चित। मैं हूँ अपना ही मानव, अपना ही दानव। क्या बात है। मैं हूँ अपना ही मानव, अपना ही दानव, अपना ही अधम, अपना ही ब्रह्म। अपना ही अधम, अपना ही ब्रह्म,
अपना ही सुख, अपना ही दुख, अपना ही सुख, अपना ही दुख। बहुत बढ़िया, बहुत इसमें जो इसका अर्थ है ना, बहुत गहरी बात है इसमें। थैंक यू। लेकिन अब इस गहरी बात से निकलकर मोहब्बत की बात पे आ जाए। हाँ, तो मोहब्बत की कविताएं, इनको लग रहा था कि मोहब्बत की कविताएं पढ़ेंगे, तो आप मोहब्बत की एक आध कविता तो ज़रूर पढ़ दीजिए। देखिए, मोहब्बत की बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं मेरे पास, 5-6, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अच्छा, पहली बात तो ये कि जब मैंने लिखना शुरू किया तो माहौल ऐसा था कि लोग कहते थे कि प्रेम कविता लिखनी ही चाहिए। प्रेम कविता लिखना ऐसा है जैसे ब्लास्फेमी है। हिंदी साहित्य में प्रेम कविता लिखना लगभग ऐसे था जैसे ब्लास्फेमी है, आपने कोई कुफ्र कर दिया, आपने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया। फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि भाई प्रेम हमारे ही मन का एक हिस्सा है, हमारे जीवन का हिस्सा है, तो जो एक नेचुरल रूप से मन में चीज़ें आती हैं उसको लिखना चाहिए। तो फिर मैंने उसको धीरे धीरे लिखना शुरू किया। तो कुछ छोटी छोटी कविताएं हैं मेरे पास, एक, और सारी कोई ये नहीं है कि संयोग की कविताएं हैं, अलग अलग रंग हैं इसके। एक कविता है बस एक बात, बस एक बात। ये आपके नए वाली जो किताब वाले जी। इतने सालों का रिश्ता तोड़ने के लिए उसने बस एक बात बोली। इतने सालों का रिश्ता तोड़ने के लिए उसने बस एक बात बोली, नहीं कल मत आना मैं फिर बताऊंगी। नहीं कल मत आना मैं फिर बताऊंगी। और उसने फिर कभी नहीं बताया, और उसने फिर कभी नहीं बताया। एक और कविता है बहुत छोटी सी, इसका शीर्षक है भीगा अस्तित्व। भीगा अस्तित्व। एक अरसा हो गया तुम्हें देखे मिले या बात किए। एक अरसा हो गया तुम्हें देखे मिले या बात किए, फिर भी कभी लगा नहीं कुछ छूट गया है हमारे बीच। फिर भी कभी लगा नहीं कुछ छूट गया है हमारे बीच। एक विश्वास की नदी बहती है रात दिन। एक विश्वास की नदी बहती है रात दिन। मैं जब चाहूं उसमें डूबकर, मैं जब चाहूं उसमें डूबकर सीने से लगा सकता हूं तुम्हारे भीगे अस्तित्व को। मैं जब चाहूं उसमें डूबकर सीने से लगा सकता हूं तुम्हारे भीगे अस्तित्व को। बहुत बढ़िया। एक और कविता है छोटी सी, इसका शीर्षक है रात तुम्हारे साथ। रात तुम्हारे साथ। कभी मिले नहीं हम इतनी देर तक कि लंबे अभिसार और मीठी बातों के बाद भी इतनी देर हो जाए मैं सो जाऊं वहीं तुम्हारे घर। अभिसार, रोमांटिक रॉन्डेवू। कभी मिले नहीं हम इतनी देर तक कि लंबे अभिसार और मीठी बातों के बाद भी इतनी देर हो जाए मैं सो जाऊं वहीं तुम्हारे घर। कम से कम एक दिन तो लगे हम साथ साथ रहते हैं। कम से कम एक दिन तो लगे हम साथ साथ रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और जी। दो बस छोटी छोटी कविताएं और हैं। एक कविता है उड़ेलते उड़ेलते। तुमने उड़ेला प्यार अपने ग्लास से मेरे ग्लास में। तुमने उड़ेला प्यार अपने ग्लास से मेरे ग्लास में। फिर भी रह गई कुछ मचलती बूंदें। फिर भी रह गई कुछ मचलती बूंदें तुमसे लिपटे। फिर भी रह गई कुछ मचलती बूंदें तुमसे लिपटे। बहुत बढ़िया। और एक आखिरी कविता वजूद। उसने मेरे सीने पे सिर रख दिया। रुंधलाई आवाज में बड़ी शिद्दत से कहा, मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं खो दूंगी वजूद अपना। उसने मेरे सीने पर सर रख दिया।
रुंधलाई आवाज में बड़ी शिद्दत से कहा, मत जाओ मुझे छोड़कर, मैं खो दूंगी वजूद अपना। मैं नहीं गया, मैं नहीं गया, अगर चला जाता मैं भी खो दे देता वजूद अपना। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मैं नहीं गया, बहुत बढ़िया। अगर चला जाता मैं भी खो देता वजूद अपना। क्या बात है, बहुत एकदम एप्ट 2 लाइन इस पे ख़त्म हो रही है। समय तो थोड़ा हमारा अब क्लोजर की तरफ आ रहा है, बट वी हैव टाइम फॉर। हाँ, तो सामने बैठे हैं तजिंदर जी और इतनी खूबसूरत कविताएं इन्होंने हर रेंज की हमने सुनी। मैं अरबी घोड़ा भी सुनना चाहती थी, पर शायद अब थोड़ा टाइम कम है। क्या कर सकते हैं, हाँ? We have some- वी हैव सम टाइम, तो अरबी घोड़ा सुना दीजिए और उसके बाद विल ओपन फॉर क्वेश्चंस। मेरे मित्र जो हैं राजीव शर्मा यहाँ बैठे हैं, ये बहुत बड़े अधिकारी हैं ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। जब मैं वहाँ पोस्टेड था तब मैंने ये कविता लिखी। मीटिंग के दौरान नहीं, मीटिंग के दौरान नहीं, बहुत सारे तूफानों से गुजरते हुए। तो और मज़े की बात यह है कि इस कविता का जो सबसे बड़ा हासिल है कि गुलजार साहब को सारी कविताओं में सबसे ज़्यादा यही कविता पसंद आई, क्या बात। अरबी घोड़ा। देखिए, मेरा मानना यह है कि हम सब लोग अपने अपने डोमेन के अरबी घोड़े हैं। अरबी घोड़ा एक मेटाफर है कि वो सबसे सुंदर होता है, सबसे तेज होता है। तो हम सब लोग अपने अपने डोमेन के अरबी घोड़े हैं, लेकिन अपनी अपनी जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अरबी घोड़ा। बेतहाशा भागते डोलते एक ही दिशा में होकर नतमस्तक, और वो भी बिना किए प्रश्न, थक गया हूं मैं। बेतहाशा भागते डोलते एक ही दिशा में होकर नतमस्तक, और वो भी बिना किए प्रश्न, थक गया हूं मैं। बहुत हो चुका अब, एक हाथ से नोच लूं आंखें बुझाती चमड़े वाली ऐनक। एक हाथ से नोच लूं आंखें बुझाती चमड़े वाली ऐनक, दूसरे से उतार फेंकूं दम घोटती काठी, तीसरे से चीर दूं जुबान खींचती लगाम। तीसरे से चीर दूं जुबान खींचती लगाम, चौथे से काट दूं मर्म मारती मुश्कें, पांचवें से खोल दूं भ्रमित करती रकाब। क्या बात। पांचवें से खोल दूं भ्रमित करती रकाब। फिर एक छलांग से पटक दूं धरती पर, फिर एक छलांग से पटक दूं धरती पर, नकली नियम, खोटा हुआ ज्ञान, अपरीक्षित श्रद्धा और मनमानी सत्ता। फिर एक छलांग से पटक दूं धरती पर, नकली नियम, खोटा हुआ ज्ञान, अपरीक्षित श्रद्धा और मनमानी सत्ता। फिर खुद सवार हो अपने पर, कहूं तुम्हें मुस्कुराकर। फिर खुद सवार हो अपने पर, कहूं तुम्हें मुस्कुराकर। आओ अब दौड़ें अपने अपने दम पर, आओ अब दौड़ें अपने अपने दम पर। क्या बात। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। ग्लोबल टुडे यूट्यूब के साथ लाता है देश विदेश की ताज़ा खबरें और नए नए वीडियोस। हमें सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल बटन दबाएं। ग्लोबल टुडे।